2019 में भी एक अमेंडमेंट आया था। 2008 में क्या मामला था? 33 से 50% विमेन रिजर्वेशन, आरक्षण बढ़ा दो। 2019 का हम लोग देखते हैं क्या है, दिव्यांग प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई कब? 2019 में। हैंडीकैप्ड को हमने क्या किया? ज्यादा अलाउंस किया, ठीक है, उनके लिए स्पेशल जो है रिप्रेजेंटेशन लाया, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको हमने शामिल किया। तो इसमें क्या हुआ भाई, हर ग्राम पंचायत में एक निःशक्त प्रतिनिधि चुनाव होगा या उसका नामांकन होगा। हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक हैंडीकैप प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रतिनिधि मतलब कैंडिडेट, प्रतिनिधि मतलब कैंडिडेट। जब भी ग्राम पंचायत का चुनाव होगा तो उस पूरे ग्राम पंचायत के चुनाव में कम से कम एक हैंडीकैप, अब भाई गांव में किसी प्रकार ना हैंडीकैप तो होंगे ना कोई, तो कम से कम एक प्रतिनिधि हैंडीकैप को भी रखना है, क्योंकि लोग जो है उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं या फिर है या कम तर आंकते हैं, तो उनको भी हम बराबर महिलाओं को सम्मान दे ही रहे हैं। और समाज में पिछड़े कौन है? हैंडीकैप, तो उनको भी हमको प्रतिनिधित्व करना है। यानी कि पूरे अगर 40-50 सीट है टोटल, उसमें कम से कम एक सीट किसका होना चाहिए? फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट का होना चाहिए। ये हमने रिफॉर्म किया, कब किया? 2019 में किया, ठीक है। तो हर ग्राम पंचायत में एक निःशक्त कैंडिडेट चुनाव किया जाएगा या तो इसको नामांकित किया जाएगा। अगर नहीं, अपने मन से खड़ा नहीं होते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी को निर्विरोध वो नियुक्त कर दे, पंच के रूप में या किसी भी रूप में उनको एक कैंडिडेट या उसको शामिल करना ही है ग्राम पंचायत में, ठीक। दूसरा, जनपद व जिला पंचायत में 2 नामांकित दिव्यांग होने चाहिए, कम से कम एक महिला और एक पुरुष। ये कहां की बात हो रही? जनपद पंचायत की बात हो रही है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने रिफॉर्म लाया। कब लाया रिफॉर्म? 2019 में। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, है तो बहुत सारा चीजें, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको मैं बता रहा हूं। 2008 का सब समझ में आ गया, आरक्षण 33 से 50% महिलाओं का। दूसरा क्या है, दिव्यांगता संबंधित कौन से सन में आया? 2019 में आया। ग्राम पंचायत में कम से कम एक फिजिकल हैंडीकैप, और जनपद और जिला में कम से कम 2 कैसे होने चाहिए? एक महिला एक पुरुष। वेरी गुड। इसका महत्व क्या हुआ भाई? देखो महत्व को हम समझते हैं। पंचायत व्यवस्था में इंक्लूसिवनेस की दिशा में एक कदम है। समावेशिता मतलब, समावेश का मतलब समझते हो ना, सबको एक साथ लेकर के चलना क्या है? समावेशन है, यानी इंक्लूजन है। तो पंचायती राज व्यवस्था में इंक्लूसिवनेस की दिशा में एक बड़ा कदम, सभी के लिए लोकतंत्र, सभी के लिए लोकतंत्र जो है अब है। अब ऐसा नहीं कि महिलाएं छोड़ जाएंगी। अब भाई बच्चे लोग तो लोकतंत्र में वैसे भी 18 साल से पहले जुड़ नहीं सकते ना, 18 साल के बाद ही वयस्क माने जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड जारी होता है। तो इसमें स्पेशली जो महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं और सामान्य नागरिक हैं, अब कोई भी छूट रहा है क्या? हम तो उसको कानून में इन्फोर्स कर दिए ना कि आपको इसको शामिल करना ही पड़ेगा, तो अब कोई नहीं छूटेगा, अब सबको शामिल होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पंचायती व्यवस्था में समावेशिता, इंक्लूसिवनेस की दिशा में बड़ा कदम है। सभी के लिए लोकतंत्र, यानी कोई भी पीछे ना छूटे, इस भाव से हम जो है इस व्यवस्था को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। इसके लिए बढ़िया कोर मैसेज क्या हो सकता है? लोकतंत्र सिर्फ बहुसंख्यकों का नहीं होता, बल्कि सभी की आवाज इसमें निहित होती है। अब देखो 2025 में भी कुछ अमेंडमेंट आया, अभी 2024-25 में, ठीक है। वर्तमान में क्या अमेंडमेंट आया कि धारा इसी में 129E सब क्लोज 3 जो था ना, उसको हटा दिया गया। और ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी धारा को 2025 के अमेंडमेंट में हटाया गया पंचायती राज में? हाँ बताओ कौन सा था? 129E3, 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 ठीक है, 129। अब देखो इसके लिए कैसे याद रखना ना, 1 2 का 4 हो गया यार, भग गया वो, है ना, 9 2 11 हो गया, 1 2 का 4 हो गया, भग गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो 129 बोल देना, उसी को याद आ जाएगा। वो जब सामने आया और एग्जाम में जब मैंने प्रश्न पत्र को देखा, दिमाग का 12 बज गया भाई। अब मैं 9 2 11 हो गया, ठीक है, वहां से यानी कि 12 बज करके 9 2 11 हो जाना।
हम देखते हैं सभी एग्जाम कितना बजे चालू होता है, 9 बजे ही चालू होता है ना, 12 बजे खत्म हो जाता है। तो 129 E3, 129 E3 याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, कुछ भी याद रखना, परीक्षा में बैठे रहोगे जो ना डिप्रेशन कभी कभी आता है, उसी को ध्यान में रख लेना कि भाई 12 बजे तो एग्जाम छूटेगा और 9 बजे एग्जाम चालू हो जाता है। 129 E3, ठीक, क्योंकि एग्जाम के लिए वेरी वेरी IMP है, मैं बता रहा हूं। 2025 में कौन सी धारा हटाई गई? 129 E3 हटाया गया, 129 E3 हटाया गया। ठीक है, अब देखो तारीख थी 23 जनवरी 2025 की। कानूनी प्रक्रिया यह था कि राज्यपाल ने अध्यादेश लाया, ऑर्डिनेंस लाया, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 लागू हुआ इस संबंध में। देखो ऑर्डिनेंस पास करने का जो पावर है राष्ट्रपति को 123 में है, 123 में, और राज्यपाल को किसको है? 213 में। उसको बदल दो, 213, और 123 किसके लिए है? ऑर्डिनेंस के लिए, राष्ट्रपति के लिए, और 213 किसके लिए है? राज्यपाल के लिए। तो राज्यपाल ने इस आर्टिकल का उपयोग करते हुए ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश, अध्यादेश मतलब एक टेम्पररी लॉ, टेम्पररी लॉ। तो टेम्पररी लॉ के तहत क्या कर दिया गया? आर्टिकल 129 E3 को हटाया गया। हटाया गया इन द सेंस, अभी देखो हटाया गया, ये हटा दिया गया ना, तो ये तुरंत जो है पास भी हो जाएगा, 6 महीने के अंदर में भी पास करवाना है। अभी सत्र वगैरह चला तो अब पास हो गया, इस नाम से इसको हटा भी दिया गया। ठीक, अब देखो क्या हटाया गया, तो धारा 1239 सब क्लोज E3 को हटाया गया। संभावित कारण क्या था? यह उपधारा प्रशासनिक जटिलता को बढ़ा रहा था। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टरबेंस कर रहा था, प्रशासनिक जटिलता को बढ़ा रहा था। इसे हटाकर व्यवस्था को सरल और लचीला बनाया गया। ठीक है, इजी बना दिया गया। जब कागजी कानून से टकराई जमीनी सच्चाई, तो इसमें क्या हुआ देखो, इसी कैसे टकरा रहा था। एक परसवारा गांव, मार्च 2025 की घटना है। यहां पर महिला सरपंच के स्थान पर उसके पति क्या कर रहे थे? शपथ ले रहे थे। शपथ जैसे एक पंचायत का वो भी सीरीज भी आया है, उसमें भी उसका पति जो है ना प्रधान बन के घूमते रहता है, जबकि उसकी जो बीवी है वो क्या रहती है? भाई सरपंच होती है ना, प्रधान रहती है। तो वैसा ही मामला जो है यहाँ भी देखने को मिला, और उनका जो है ना ये वीडियो वायरल हो गया था, वो निलंबित हो गए। तो इन सबको ध्यान में रख करके प्रशासनिक जो अड़चन व्यवस्था हो रहा है, इसको ध्यान में रख करके इसको मजबूत बनाया गया। अब देखो आप इसको नहीं हटा सकते, हम जो है कानूनी रूप से दबाव डालते हैं, इस प्रकार के नेता लोग नहीं कर सकते। धारा हट गया, प्रशासनिक जटिलता समाप्त हो गई, सचिव को तुरंत हटाया जा सकता है। सचिव का ही दायित्व है ना कि भाई उसका बॉस कौन है? सरपंच। अब आप जो है पुरुष प्रधान लेकर के चल रहे हो, उसके पति को सरपंच मार रहे हो, नहीं, उनको बुलाओ ना, जो सरपंच है उनका निर्णय लो। भले से ही आप उसको गाइडलाइन जरूर करो, मार्गदर्शन जरूर करो, हाँ, उसी को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 2008 में क्या किया गया बताओ? महिला सशक्तिकरण। दूसरा 2019 में दिव्यांग सम्मान, और 2025 में लचीलापन, प्रशासन लचीलापन लाया गया। ठीक, तो ये 3 प्रमुख चीजें आप ध्यान में रखना है। चलो अब हम एक वेरी वेरी IMP चैप्टर का एक हिस्सा है, और यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, और इसे हम कहते हैं पंचायती राज का विकास, इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। इसके की कमिटीज एंड रिफॉर्म्स क्या क्या थे, इसी को हमको समझने का प्रयास करना है। इसमें सो मेनी कमिटीज हैं एंड सो मेनी रिफॉर्म्स है, यही कमिटी रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और एक प्रकार से इसको पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया के रूप में समझ सकते हैं। सबसे पहला इसमें जो कमिटी रहा है, इस कमिटी को हम कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957। क्या बोलते हैं? बलवंत राय मेहता समिति 1957। और इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखें, या आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, हु इज आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज? बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता कमिटी के रिकमेंडेशन पर ही हम 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को आज इंप्लीमेंट किए हैं।
तो पंचायती राज व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होता है क्या? बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, इसका रिकमेंडेशन। तो बलवंत राय मेहता समिति कब आया? 1957 में। कब आया? 1957 में। तो पंचायती राज व्यवस्था के संस्थापक, आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज हम बलवंत राय मेहता को मानते हैं, उनके रिकमेंडेशंस को मानते हैं। 1957 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा, एक ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसी नाम से इसको मैंने हाईलाइट किया है, प्लानिंग कमीशन। आज नीति आयोग है, नीति आयोग से पहले क्या था? वो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग था। योजना आयोग अब 1 जनवरी 2015 से क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। उससे पहले क्या था? वो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, अब नीति कमीशन हो गया है। तो ये प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आया था क्या? बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या आया था? बलवंत राय मेहता कमेटी। कब आया था बताओ? 1957 में। फिर से बताओ, 1957 में क्या आया? बलवंत राय मेहता कमेटी आया। किसके रिकमेंडेशन पर? हाँ, उसके रिकमेंडेशन पर था। हाँ, किस योजना के तहत आया? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के तहत आया। ठीक, वेरी गुड। इसका पर्पस था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की हम समीक्षा करेंगे। ठीक है, प्रमुख सिफारिशें क्या थी? देखिए, पहला तो सिफारिश यह था कि हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लेकर के आएंगे, जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में होगा। आज भी हम ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत ही कहते हैं। यहाँ पर जो पंचायत समिति है, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत कह देते हैं। क्या बोलते हैं? जनपद पंचायत। और यहाँ पर जो जिला परिषद लिखा है, इसे हम लोग जिला पंचायत कह देते हैं। ठीक है, तो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, इनका मुख्य रिकमेंडेशन था, मेन रिकमेंडेशन था किसका? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 का। ठीक, योजना निर्माण में जनता की भागीदारी होगी जब पंचायती राज सिस्टम को हम इंप्लीमेंट करेंगे। और देखो, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने की सिफारिश भी कहां की गई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी में की गई थी। इसके अलावा देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव ग्राम पंचायत में और अप्रत्यक्ष चुनाव उन उच्च निकायों में। हालांकि आज ऐसा नहीं है, हर जगह जो अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, ठीक है, और सरपंच, पंच, पार्षद, इनका आज प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि नहीं होता है? उपाध्यक्ष का नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच का अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन सरपंच और पंच, पार्षद, अध्यक्ष और महापौर, इनका जो चुनाव है कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। देखो, जिला पंचायत के जो प्रमुख हैं उनको महापौर बोलते हैं। मेयर, मेयर सुने हो ना? यहाँ क्या है? जिला पंचायत है। नगर निगम, जिला पंचायत को क्या बोलते हैं? नगर निगम। नगर निगम हालांकि अलग होता है। नगर निगम पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 14 है, 14 वर्तमान में। देयर आर ओनली 14 नगर निगम, है ना। हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कारपोरेशन बोलते हैं उसको। केवल कितने नगर निगम है छत्तीसगढ़ में? 14। और जिला पंचायत अब 33 जिला, तो 33 जिला पंचायत हो जाएंगे। ठीक, लेकिन इसमें आप देखिएगा, जब जिला पंचायत से संबंध में चुनाव होता है तो उसमें जो नगर निगम है वहां पर स्पेशली चुनाव होता है। तो नगर निगम के जो हेड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेयर या महापौर कहते हैं। जनपद पंचायत के जो प्रमुख हैं जिनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा, मेयर का चुनाव भी प्रत्यक्ष होगा, तो जो हेड हैं, हेड, उन सभी का चुनाव, चाहे वह ग्राम हो, जनपद हो या जिला हो, सभी जगह कैसा चुनाव होगा? डायरेक्ट इलेक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्ट इलेक्शन। और ध्यान में रखना, मैंने चुनाव आयोग पढ़ाया था एक एसेंस के रूप में। आप लोग क्या करते हो ना, कई बार कई दिन आप लोग अब्सेंट हो जाते हो, तो जिस दिन अब्सेंट रहते हो उस दिन जो है बाकी आप लोग का छूट जाता है। इसी नाम से मैं बोलता हूं, जब जब मैं क्लास ले रहा हूं उसका पूरा लाभ आप उठाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है नोट्स में लिखा रहे, या फिर मैं हर चीज बता रहा हूं वही नोट्स में लिखा रहे। हो सकता है मैं कुछ चीजों को ना बता पाऊं, वो नोट्स में रहे, और हो सकता है कुछ चीज नोट्स में ना हो, उसको मैं बता पाऊं। इस नाम से दोनों का सामंजस्य जरूरी है ना। तो पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाने का, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने का सिफारिश किसका था बताओ? बलवंत राय मेहता समिति। कब आया था? 1957। वेरी गुड, भूलोगे क्या कभी? ठीक है, अभी मनन करते हुए जाना, जब भी घर जाओगे तो एकदम चिंतन करते हुए जाना कि 1957 में क्या आया था? बलवंत राय मेहता कमेटी आया था। ठीक है, अच्छा,
2008, 2019 और 2025, इसको भी आप ध्यान में रखना जो रिफॉर्म हुआ है। क्लियर? और कौन सा सेक्शन को हटाया गया पंचायत? 200 नहीं, 129। वेरी गुड। प्रत्यक्ष चुनाव ग्राम पंचायत में और अप्रत्यक्ष चुनाव उच्च निकाय में। अब वर्तमान में इसमें रिफॉर्म हो चुका है। अब जितने भी उच्च निकाय है वहां पर भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, और देखिए परिणाम क्या हुआ ये हमको समझना है। इसका परिणाम ये हुआ कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसको सर्वप्रथम लागू किया गया, जो कि कुछ समय तक चला लेकिन असफल रहा। तो इनका रिकमेंडेशन इतना अच्छा था कि इसको एज अ प्रैक्टिस लागू भी किया गया, इंप्लीमेंट किया गया राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में कब इंप्लीमेंट किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक। दूसरा जो रिकमेंडेशन है 1957 था, 57 को आप 77 कर दो, 57 क्या हो जाएगा? 77। तो 77 में क्या आया? अशोक मेहता कमेटी आया, है ना, अशोक मेहता समिति आया। अशोक मेहता समिति जो है, अशोक मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति का जो मॉडल था उसकी समीक्षा करने, समीक्षा मतलब रिव्यू, उसको रिव्यू करने के लिए लाया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी के जो रिकमेंडेशन था गवर्नमेंट को, उसको ही रिव्यू करना है। तो रिव्यू करने के लिए क्या लाया गया? अशोक मेहता समिति के लाया गया। 57 में क्या लाया गया था? और 77 में अशोक राय मेहता समिति। अब देखो, जनता द्वारा मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के समय ये जो है स्पेशली लाया गया था। जनता इन द सेंस प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, इनके माध्यम से रिकमेंडेशन किया गया था। मोरारजी देसाई उस समय मुख्यमंत्री थे। तो इनका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य था बलवंत राय मेहता समिति की समीक्षा करना। सिफारिशें क्या क्या थी देख लो।